हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका। टीच इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 7 जिसकी थीम है राज्य से साम्राज्य को हम करेंगे। मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आइए देखते हैं। कल हमने पार्ट 1 में मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था। मौर्य वंश जिसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी धन आनंद को हराकर, इसमें उसकी सहायता चाणक्य ने की। आइए आज हम इस पार्ट में अशोक के बारे में जानते हैं। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों के सम्राट। इनका शुरुआती से जीवन ही काफ़ी विद्रोह भरा था, जिसमें इन्होंने काफ़ी युद्ध लड़े थे। आइए अशोक के बारे में और अधिक जानते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। मतलब कि इन्होंने ही अभिलेखों को स्टार्ट किया था, अभिलेख लिखवाने प्रारंभ किए थे। इनके ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और जिसकी लिपि ब्राह्मी है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कौन सी भाषा कौन सी लिपि। अशोक का कलिंग युद्ध। आइए अब कलिंग युद्ध के बारे में जानते हैं, जिसने अशोक के जीवन पर काफ़ी प्रभाव डाला। कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। युद्ध में क्या देखा? खून खराबा, जिससे देखकर उसके मन में ऐसा हुआ कि मैं अब कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं करूँगा। काफ़ी खून खराबा हो चुका है। आइए आगे अशोक के अभिलेख के बारे में जानते हैं, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया हुआ है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। मतलब कि 8 साल बाद उसने कलिंग विजय की। ये इम्पोर्टेंट है वर्ड। उसमें उसने क्या देखा? तो बंदी बना लिया गया। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था। इस चीज़ को देखकर उसके मन में काफ़ी पश्चाताप हुआ। अब उसने क्या निर्णय लिया कि मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा और धर्म का पालन करूँगा। अब मैं धर्म पालन करने व दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय करता हूँ। इन्होंने कहा कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। युद्ध करने की बजाय धर्म का पालन करें, जिससे लोगों का दिल हम जीत सके। उन्होंने कहा कि मैं ये अभिलेख इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि मेरे बाद मेरा बेटा और पोता भी युद्ध न करे, बल्कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में वो सोचे। धर्म जो है वो प्राकृत भाषा का शब्द है, जिसका संस्कृत में अर्थ है धर्म। नेक्स्ट आता है कि अब हम जानेंगे कि अशोक का धर्म क्या है। अर्थात अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को भी एक बच्चे की तरह अच्छे व्यवहार की शिक्षा दे। अच्छे बुद्ध के उपदेशों से काफ़ी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्या थी जो उन्होंने अपने साम्राज्य में देखी। उन्होंने देखा कि अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग और इससे कई बार वो टकराव पैदा कर देते थे। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच में भी लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो अशोक ने महसूस किया कि इन जो समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निदान करना मेरा कर्तव्य है। मैं ही इन समस्याओं का निदान करूंगा। उन्होंने कैसे निदान किया देखते हैं। उन्होंने अब धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। धम्म महामात क्या करते थे? जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा दिया करते थे। फिर इसके बाद आता है, ये इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने कौन से अधिकारियों की नियुक्ति की धर्म की शिक्षा देने के लिए। इसके अतिरिक्त अशोक ने कई संदेश भी लिखवाए, शिलालेखों व स्तंभों पर खुदवाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि जो उनको पढ़ नहीं सकता अब वो उन्हें पढ़कर सुनाए।
धम्म की शिक्षाएं उन्हें पढ़कर सुनाई। अशोक ने धम्म के विचारों का प्रचार करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीक में दूत भेजे और अपने पुत्र, अशोक के पुत्र का नाम है महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा को इस कार्य हेतु धम्म का प्रचार करने के लिए उन्हें श्रीलंका भेजा। उन्होंने आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, एरिया थे, देश थे, उनको यह धम्म का प्रचार करने के लिए काफ़ी प्रेरित किया ताकि वो लोग भी शांति से रहें और अशोक का जो साम्राज्य है वहाँ के भी लोग भी शांति से रहें। अगर पड़ोसी देश युद्ध नहीं करेंगे तो वो भी युद्ध नहीं करेगा। अगर पड़ोसी ही युद्ध करने के लिए तैयार हैं तो फिर अशोक क्या कर सकता था। इसलिए उसने प्रचार किया कि अब वो भी नहीं करेगा युद्ध और आप लोग मत करना। तो आगे आता है, उन्होंने सड़कें बनवाई। देखिए अब जानेंगे कि अशोक कैसे महान था, क्यों उसे सम्राट अशोक की संज्ञा दी गई। उसने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। मनुष्य के साथ साथ जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। आइए देखते हैं अशोक ने क्या क्या संदेश में लिखा। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, बच्चों का विवाह करते हैं, बच्चों के जन्म पर, जब यात्रा शुरू करते हैं तो वे तरह तरह के अनुष्ठान कर्मकांड करते हैं। अशोक ने कहा ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। इसके बदले उसने क्या कहा कि किन कामों का पालन करना चाहिए, आइए जानते हैं। उन्होंने कहा कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छे व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, सब जीवों पर दया करें, ब्राह्मणों को दान दें। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। ना तो अपने धर्म की प्रशंसा करें और ना ही दूसरे के धर्म की निंदा करें। हर किसी को एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। चित्र के बारे में जानते हैं, ये कहाँ पर स्थित है। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, कहाँ मिला और कहाँ रखा है। यह इस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। आगे देखते हैं, ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ अक्षर लिखे हुए हैं। ए अक्षर को देख रहे हैं, वो अलग अलग भाषाओं की लिपियों में लिखा गया है। स्टार्टिंग वाला आरंभिक ब्राह्मी, फिर देवनागरी, फिर बांग्ला, फिर मलयालम, फिर तमिल। यहाँ हमारा लेसन यहाँ समाप्त होता है। पर इसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आइए उनको भी देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ उसके बारे में बताया गया है कि उसके पतन होने के बाद क्या हुआ। देखिए, मौर्य साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था, हमने अभी तक पढ़ा है सभी में। लेकिन बाद में मौर्य वंश में जो राजा हुए वो काफ़ी कमज़ोर हुए, वीक हुए, वो उस साम्राज्य को संभाल नहीं पा रहे थे। तो इस कारण से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त मौर्य था। इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को मारा था और शुंग वंश का आरंभ कर दिया था। वहाँ बड़ा साम्राज्य था, पढ़ा है हमने। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जहाँ जहाँ साम्राज्य अलग अलग वो जो क्षेत्र थे वहाँ से छोटे छोटे जो राजा महाराजा थे वो उभर कर सामने आने लगे। वो देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन कौन से शासक आए, कौन से देशी शासक आए, कौन से विदेशी शासक आए और दक्षिण भारत में कैसे शासन चल रहा था। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, जो ये आगे की बात है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, देशी शासक में शुंग के बाद अभी पढ़ा हमने पुष्यमित्र शुंग ने उसको मार दिया था, मौर्य वंश के अंतिम शासक को। तो उससे शुंग वंश प्रारंभ हुआ, फिर कण्व, फिर सातवाहन में गौतमी पुत्र जो श्री सतकर्णी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बारे में उसकी माता ने वर्णन किया है जिसका नाम गौतमी है। विदेशी शासक कौन कौन से आए, एक आए हिंद यवन, शक शासक, पार्थियन जो है, इसमें एक राजा हुआ है कनिष्क, जिसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में। और एक तरफ दक्षिण भारत का एरिया था,
दक्षिण भारत में मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु, केरल यहाँ का एरिया है, वहाँ पर मौर्य साम्राज्य का शासन नहीं था। वहाँ पर चेर, चोल, पांड्य ये लोग शासन करते थे। फिर इनको हराकर पल्लवों तथा चालुक्य ने शासन किया था, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। यहाँ हमने पढ़ा किन किन लोगों ने वहाँ शासन किया। उनके बाद देखिए हमने इस लेसन में क्या पढ़ा, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने यहाँ पढ़ा, उनकी राजधानी और उनके प्रमुख नगरों के बारे में हमने जाना। साम्राज्य का कैसे प्रशासन चलता था, कैसे वो लोग कर लेते थे, कैसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, ये सब हमने यहाँ देखा। हमने अशोक के बारे में जाना, उसके अभिलेखों के बारे में जाना। अशोक का जो कलिंग युद्ध है जिसने उसके जीवन को परिवर्तन कर दिया, ये सब हमने यहाँ पढ़ा। अशोक का धर्म क्या था, ये सब हमने यहाँ जाना। और उनके पतन के बाद कैसे कैसे शासक आए, यहाँ तक हमने पढ़ा। हमारा लेसन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।